हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो इन सारे प्रश्नों का आपको आज विस्तार से विश्लेषण के साथ में एक एक प्रश्न काफ़ी गहराई के साथ समझाया जाता है इस चैनल पर। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम लोग किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या होगा? ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और समुद्रगुप्त से और भी प्रश्न पूछा जाता है। ये गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट है। सबसे शक्तिशाली सम्राट पूछे कि सबसे शक्तिशाली राजा पूछेगा गुप्त वंश का कौन था, तो आपको क्या बताना है? समुद्रगुप्त बताना है। ठीक है। और इसको हम लोग लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिच्छवी दौहित्र हम लोग किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को हम लोग उत्तर भारत का नेपोलियन, उत्तर भारत में इन्होंने 9 शासक को पराजित किया था। पराजित कर इनकी राजधानी को अपने राज्य में मिला लिया था। तो 9 शासक को उत्तर भारत में पराजित किया और दक्षिण भारत में इन्होंने 12 शासक को पराजित किया। कहाँ? दक्षिण भारत में। और इनको पराजित कर अपने राज्यों में इनके शासन को मिला लिया। तो इसलिए दोस्तों, इसको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है। इनके अलावा इनके और भी कुछ नाम है और इनको हम लोग 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 युद्धों का विजेता हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? समुद्रगुप्त को कहते हैं। फिर इसको हम लोग एक प्रश्न से काफ़ी शानदार है। इन्होंने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया है। अपना क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने सिक्का पर बीना बजाते हुए कौन दिखाया है? तो अपने सिक्का पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त दिखाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 जो है भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में बताता है। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। ये तो था अनुच्छेद 343। ठीक है। अनुच्छेद 343 कहता है, देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। तो ये हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की भाषा के रूप में मान्यता देता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 341 का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 341 का संबंध है राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति तय करने की शक्ति देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 341 क्या देता है? राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति तय करने की शक्ति देता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 336 का संबंध कहेगा किससे है? तो आपको बताना है एंग्लो इंडियन के विशेष प्रावधान से है। तो एंग्लो इंडियन क्या होता है कि वैसा लोग जिनका माता पिता या माता में कोई एक विदेश का हो और कोई एक इंग्लैंड का हो, चाहे माता या पिता, और एक भारत का हो, तो वैसे संतान को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। और उनको जो अधिकार दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन का अधिकार। तो एंग्लो इंडियन का विशेष अधिकार, एंग्लो इंडियन का विशेष अधिकार किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 336 से संबंधित है। ये बात आपको याद रखना है। और आर्टिकल 339 अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में बताता है। और ये क्या बताता है? अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में बताता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपसे पूछ रहा है कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन दर्रा है? तो याद रखना है कि हिमाचल में जोजिला दर्रा,
जोजिला दर्रा, अच्छा नहीं नहीं दोस्तों, ये जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का काफ़ी शानदार जानदार विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। एक एक प्रश्न आपका दिमाग में ठूस देने का गारंटी हमारा है। तो चलिए वीडियो देखिए। पहला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि 5 जून में बच्चा जानता है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो आप शायद ही जानते होंगे कि पर्यावरण दिवस को कौन मनाता है। तो पर्यावरण दिवस को कौन मनाता है, तो इसको मनाता है UNEP। कौन मनाता है, UNEP। इसी को हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से याद रखना इन्वायरमेंट, और पी से याद रखना प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मनाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या कहते हैं हिंदी में, हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये हिंदी में कहते हैं। ठीक है। अगर कहेगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ था, तो 5 जून 1972 को। इसका स्थापना बताओ, तो इसका स्थापना बहुत ईजी है, याद रखना, 5 जून 1972 को इनका स्थापना हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। पहला अच्छा ये तो स्थापना का हमने बता दिया। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो पहला पर्यावरण दिवस बताओ, पहला पर्यावरण दिवस फटाफट बताओ कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। बता दो कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया था, तो 1974 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1974 में मनाया गया था। अच्छा, 29 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 29 जून को हम लोग मनाते हैं सांख्यिकी दिवस। क्या मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस कहेगा हम लोग कब मनाते हैं, तो स्टैटिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 29 जून को मनाते हैं। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, 20 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, बता दो फटाफट बताओ कि 20 जून को हम लोग क्या मनाते हैं। तो बच्चों याद रखना कि 20 जून को हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कहेगा हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग 20 जून को मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना। और 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पीछे मैंने कल का वीडियो में कल भी बताया था, 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। तो कभी कभी मैं बताया हुआ भी प्रश्न बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ भूपेन हजारिका सेतु से, आप इसको याद रखिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। भूपेन हजारिका सेतु से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पेज में मैं आपको फ्रेश में बता रहा हूँ। चलिए, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, इनसे जो प्रश्न बनता है, चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न बनता है। तो भूपेन हजारिका सेतु पुल कहेगा कि किस नदी पर बंधा है, किस नदी पर बंधा हुआ है। तो नदी का अगर नाम पूछे तो आपको बताना है लोहित नदी। क्या बताना है, रोहित नहीं, लोहित नदी। लोहित नदी पर यह पुल है। पहला बात। इनकी लंबाई अगर पूछे, इनकी लंबाई, तो इनकी लंबाई याद रखना कि इनकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। कितना है, 9.15 किलोमीटर है। ठीक। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे हाँ, अटल ब्रिज कहाँ है, तो अटल ब्रिज बताना महाराष्ट्र में है। अटल ब्रिज बताओ कहाँ है, तो अटल ब्रिज याद रखना कि महाराष्ट्र में है। और ये कहेगा कहाँ बना हुआ, कहाँ अटल ब्रिज पर पुल जो है ये कहाँ बंधा हुआ है, तो यह समुद्र में बंधा हुआ है। कहाँ है, समुद्र में बंधा हुआ है। तो अटल ब्रिज पर बांध कहाँ बंधा हुआ है, तो समुद्र में बंधा हुआ है। अटल ब्रिज की लंबाई याद रखना, इसकी लंबाई जो होगा 21.8 किलोमीटर। कितना होगा, 21.8 किलोमीटर। ये सब प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये मुंबई से मुंबई नबी तक
यह पुल है, ठीक। फिर कहेगा कि अटल सुरंग कहाँ है, फटाफट ये बात आप लोग कमेंट में बताइए और ये भी बताइए कि अटल सुरंग किस दर्रा में है। अटल सुरंग किस दर्रा में है, तो अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रा में है। कहाँ है, रोहतांग दर्रा में है। और इसकी लंबाई का अगर बात किया जाए तो इनकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। कितना है इसकी लंबाई, 9.02 किलोमीटर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। तो बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 2016 में। कब अपनाया गया था, तो 2016 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में निवेश नीति कब अपनाया गया था। तो बिहार में निवेश नीति के बारे में हम लोग जानते हैं। बिहार में निवेश नीति जो है दोस्तों, यह भी 2016 में ही अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 2016 में ही अपनाया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में स्टार्टअप नीति बताओ कब अपनाया गया था। बिहार में स्टार्टअप नीति, तो बिहार में स्टार्टअप नीति जो है वो 2017 में अपनाया था। कब अपनाया गया था, है 2017 में। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो अब यहाँ देखिए हिंदी से प्रश्न, हिंदी व्याकरण से आ गया है और ये हिंदी का प्रश्न है क्लास 10th का हिंदी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम घन। स्वदेशी मतलब अपना देश, अपना देश से लोग क्या करता है, प्रेम करता है। तो प्रेम घन याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, घनानंद का कविता का क्या नाम है, तो करके कुंजन ऊपर वारो। क्वेश्चन कहेगा कि करके कुंजन ऊपर वारो किसका है, तो यह घनानंद का है, ठीक। लोकतंत्र का जन्म कहेगा किसका है, तो लोकतंत्र का जन्म बताओ। तो लोकतंत्र का जन्म याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। किसका है, रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में तो जानते हैं, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। और कहेगा जनतंत्र का जन्म किसका है, सुमित्रा नंदन पंत का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का काफ़ी शानदार जानदार तरीके से विश्लेषण के साथ, व्याख्या के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र यह पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं आपको और भी बात बताता हूँ। अगर पूछेगा कि भास का पुस्तक का नाम क्या है, भास का पुस्तक का नाम है स्वपनवास वदता। क्या नाम है, स्वपनवास वदता नामक पुस्तक कहेगा किसका है, तो यह भास का है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विशाख दत्त का पुस्तक का नाम बताओ। विशाख दत्त का बुक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी हमको मिलती है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक बताओ। तो सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कौन है, पंचतंत्र ही है। कौन है, पंचतंत्र ही है, जो किसका है, विष्णु शर्मा का। तो पंचतंत्र क्या है, सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया था। तो महाभारत और रामायण
रामायण, इन दोनों को फारसी में अनुवाद किया था। कौन किया था? फारसी में अनुवाद तो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कौन किया था? बदायूनी ने। फिर पूछेगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद करके इसका क्या नाम रखा गया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद करके इसका नाम रजनामा रखा गया था। क्या रखा गया था? रजनामा रखा गया था। तो इतना सारा क्वेश्चन से आपको जानकारी याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो भैया संविधान में जो संशोधन है वह 3 प्रकार से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अब जो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संविधान संशोधन कहेगा कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, संविधान संशोधन का कहेगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान है? तो यह जो भाग है, भाग 20 है। कितना है? भाग 20 जो है संविधान संशोधन का बात करता है। अगर कहेगा संविधान संशोधन जो है किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल आपको बताना है कि 368 में। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का बात करता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से यह कॉन्सेप्ट लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है? चलिए मैं आपको फर्स्ट पेज में बताता हूँ कि संविधान संशोधन जो 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार कौन कौन है। तो चलिए पहला को हम लोग कहते हैं यह जो 3 प्रकार संविधान संशोधन का जो 3 प्रकार है, कितना प्रकार है? तो 3 प्रकार है। चलिए पहला को हम लोग क्या कहते हैं? पहला को हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत। क्या कहते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं। साधारण बहुमत कहते हैं। फिर दूसरा को हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत हो गया, और दूसरा को आपको याद रख लेना है कि विशेष बहुमत। क्या याद रखना है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। अभी इन सबसे मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। और तीसरा आपको याद रख लेना है, साधारण बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो गया, और आपको याद रख लेना है कि विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य के विधानमंडल से अनुमति। तीसरा क्या है? विशेष प्लस आधा से अधिक विशेष प्लस आधा से अधिक विधानमंडल से अनुमति। तो ये 3 प्रकार का है। अब साधारण बहुमत से क्या क्या सब क्वेश्चन पूछता है? तो साधारण बहुमत पूछा जाता है कि साधारण बहुमत से क्या सब होता है? तो नए राज्यों का निर्माण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए राज्यों का निर्माण किस बहुमत से होता है? तो साधारण बहुमत से होता है। तो पहला आपको क्या रखना है? नए राज्यों का निर्माण। फिर आपको याद रख लेना है राज्यों का नाम परिवर्तन। साधारण बहुमत से और क्या होता है? हम किसी भी राज्यों का नाम को परिवर्तन किया जाता है, नाम का परिवर्तन। फिर आपको याद रख लेना है कि साधारण बहुमत से क्या होता है? नागरिकता का सृजन भी क्या रखना है? नागरिकता का सृजन। ये सब साधारण बहुमत से होता है। ठीक है। अब विशेष बहुमत से क्या होता है? मौलिक अधिकार में जो चेंजमेंट होता है विशेष बहुमत से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो